बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद है अब्दुल साहब। अस्सलाम वालेकुम। और बड़ा पिंक आज पहना हुआ है, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। अब जरा मैं देखना चाहता हूँ हरमीत ने क्या पहना है, क्योंकि वो तजस्सुस हमेशा होता है, उसकी दस्तार वो बिल्कुल मुख्तलिफ तरह की होती है। लेकिन हम उसके बाद चलेंगे, ये जो कोल्ड वॉर एक चली है, हमने कल भी इसका जिक्र किया था। तो प्राइम मिनिस्टर ने अब ये कहा है कि हम चीन और अमेरिका के दरमियान कोल्ड वॉर का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। वो हरमीत की तरफ चलते हैं। जी जी जी, हरमीत ने क्या पहना है पहले, फिर बात करते हैं। जी हरमीत, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं तो सुबह सुबह धड़कने तेज हुई हैं मेरी इसलिए कि जब मैंने आके पढ़ा कि डॉलर 180 से भी ऊपर क्रॉस कर गया है और बिजली की कीमत जो है ₹5.25 फी यूनिट बढ़ा दी गई है, और दिसंबर के बिलों में ये आपको एक झटका लगने वाला है, बम पड़ने वाला है, जो बिजली के इतने ज्यादा बिल आएंगे। तो मतलब शौकत तरीन साहब ने भी खान साहब की तरह कह दिया कि भैया आपने घबराना नहीं। इसी कहने की वजह से ये सारी गड़बड़ हुई है। अभी भी ना घबराएं तो फिर कब घबराएं? घबरा तो हम सब रहे हैं। अब ये जुबानी कलामी बातों से तो कोई फायदा नहीं होगा, प्रैक्टिकली हमें कुछ नजर भी नहीं आ रहा। हम बात करते थे, ये कुछ अर्सा पहले ही हमने बात की थी, जब डॉलर थोड़ा सा ऊपर गया था कि 170 क्रॉस करेगा, तो तब लगता था 170 अल्लाह ना करे ये सूरत हाल है, और अब ये 180 भी क्रॉस कर चुका है और ये कहा जा रहा है कि ये 200 तक पहुंच जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज हमारी जो है वो संभल नहीं रही। कल भी बेशुमार पैसा सरमायाकारों का डूब गया। अब कौन होगा जो इन्वेस्ट करने आएगा ऐसी सूरत हाल में? ये बड़ी तशवीश की बात है हमारे लिए। ठीक हो गया। लेकिन ये जो टेंशन है ना, इसके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि हमें इसके बारे में सारों को चाहिए, गवर्नमेंट को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी, कि हमें आगाह रखें। ये जो टेंशन चल रही है अमेरिका की, चाइना की, इस हवाले से और भी ममालिक इसमें शामिल हो गए, इसका हिस्सा बन गए, ममालिक शामिल हो गए हैं। तो इसके नुकसानात क्या होंगे, इसके फायदे क्या होंगे? आखिर हमने क्या फैसला कर लिया है कि हमने अब अमेरिकन ब्लॉक से निकल जाना है? क्योंकि ये जो फैसला है इसके रेपरकशंस काफी ज्यादा होंगे कि जो हम डेमोक्रेसी की जो वो वेबिनार है उसमें हम शिरकत नहीं कर रहे। तो उस बारे में बहुत से लोगों का बहुत कुछ कहना है, आगे चल के बात करेंगे। हमें चलते हैं रन डाउन की। बिल्कुल ठीक हो गया। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आज की टॉप स्टोरीज डेली डोज के साथ। आगाज पता है कि सबसे पहले हमारा डेली डोज होता है, उसके बाद हम KPK का रुख करेंगे, जिसके हवाले से गुज़िश्ता रोज एक बहुत अहम फैसला सामने आया था। इसको आज हमने डिस्कस करना है कि मसाजिद के इमामों को माहाना वजीफा दिया जाएगा, इसको हमने डिस्कस करना है। फिर कराची का रुख करेंगे, जहां ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह आज होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर साहब पहुंच रहे हैं, कुछ ही देर में इसका इफ्तिताह भी कर दिया जाएगा। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक एज वेल। इसके बाद हम खैबर पख्तूनख्वा से अगली स्टोरी शामिल करेंगे, जहां पर स्ट्रीट चिल्ड्रन की पनाहगाह का कयाम और इसके यहाँ पर कितने बच्चे जो हैं उनको रखा जाएगा, क्या मेरिट है जिसकी बुनियाद पर बच्चों को यहाँ पर भेजा जाता है, इसको भी हमने डिस्कस करना है। अगला जो हमारा सेगमेंट होगा वो होगा कि पाकिस्तानी गेमर अरसलान ऐश ने एक और टाइटल अपने नाम किया है। फ्लोरिडा में खेला गया CEO 2021 मुकाबला इन्होंने अपने नाम किया है, वीडियो गेम का ये मुकाबला था। सो अरसलान ऐश आज हमें शो में ज्वाइन करेंगे। और आखिर में गंदे पानी से सब्जियों की काश्त की जा रही है, इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, इसको भी हमने डिस्कस करना है। टॉप स्टोरीज में सबसे पहली आज की हमारे पास स्टोरी ये है, तंबाकू नोशी का जिक्र करेंगे, बिकॉज ये किसी भी इंडिविजुअल के लिए बहुत खतरनाक है, हमारी एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। प्लस जो भी इंसान ऐसी कंपनी में बैठा हुआ है जिसको पैसिव स्मोकर कहा जाता है, उसके लिए भी इक्वली हार्मफुल है, बल्कि कहा जाता है कि उसके लिए ज्यादा हार्मफुल है। सो इसके कंट्रोल के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं, किए जाते भी हैं, बट हम उसका रिजल्ट उस तरह से नहीं देख रहे हैं। हम पाकिस्तान में भी देखें, यहाँ पर मुख्तलिफ कवानीन लाए गए, मुख्तलिफ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई कि नौजवानों को, यंगस्टर्स को सिगरेट जो है वो फरोख्त नहीं किया जाएगा, बट छुप छुपा कर ये काम अभी भी होता है। सिगरेट की कीमतों में भी इजाफा किया गया, बट हमें कोई रिजल्ट नहीं नजर आया। बहरहाल इसको हम इस हवाले से अगर हम न्यूजीलैंड का जिक्र करें, एक और चीज रोमा, अगर हम देखें जो टैक्सेस में इजाफा किया जाता है, कीमतों में भी इजाफा किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे जो ओरिजिनल जो मुख्तलिफ कंपनीज की सिगरेट्स हैं, तो ऐसे में ऐसे कॉपी सिगरेट्स बहुत ज्यादा है जो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, और हमारी जो नौजवान नस्ल है बहुत ज्यादा तादाद उसमें जो स्मोकिंग करती नजर आती है हमें मुख्तलिफ, और खास कर जो कॉलेजेस और मैट्रिक से पास होते नौजवान है वो भी ज्यादा
इस तरफ उनका जो रुझान बढ़ रहा है, बड़ा अफसोसनाक है। बिल्कुल। लेकिन ऐसे में ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह इसलिए साबित हो रहा है कि डुप्लीकेट जो सिगरेट है वो ज्यादा आपको नुकसान दे रही है। लेकिन ऐसे में जो नुकसान तो दोनों के हैं, लेकिन वो कुछ ज्यादा है। जी जी, जो स्टोरी बताने जा रही है रोमा, मतलब मैं उसकी तरफ इशारा करूं, ये न्यूजीलैंड से है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जसिंडा आर्डर्न जो वहां की प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़े बोल्ड स्टेप लेने के लिए, बड़े शानदार स्टेप लेने के लिए पूरी दुनिया में उन्होंने डंका बजाया हुआ अपना। और इसी तरह का ये है कि 14 बरस की उम्र से जो छोटे बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, उनको किसी भी सूरत में सिगरेट खरीदने की कहीं से भी इजाजत नहीं होगी। और ये पाबंदी तमाम उम्र के लिए है। बिल्कुल। ये तमाम उम्र के लिए होगी, बड़ी सख्ती से इसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। उससे पहले जैसे रोमा ने बताया कि वहां पर टैक्सेस में इजाफा किया गया, सिगरेट की कीमत में इजाफा किया गया और शॉप्स जो हैं उनको कम कर दिया गया। अब मैं हमेशा 500 शॉप्स हैं, अब सिर्फ लाइसेंस जो हैं 500 शॉप्स के पास हैं, बट ये कहा जा रहा है कि 2025 तक इनका मिशन, इनका एम ये है कि हमने पूरे मुल्क से तंबाकूनोशी का नहीं करने देना, सिगरेट फरोख्त नहीं करने देना। सो इसको मरहलावार आगे बढ़ाया जाएगा। अभी इनिशियल ये जो रिस्ट्रिक्शन है, ये जो लगाई जा रही है, ये भी बेसिकली अभी अंडर प्रोसेस है कि 14 साल से कम उम्र जितने भी बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको सिगरेट कहीं पे भी नहीं दिया जाएगा, फरोख्त नहीं किया जाएगा। सो दिस इज अ गुड इनिशिएटिव और जो इनका मिशन है वो भी अल्लाह करे ये अचीव करें और फिर न्यूजीलैंड रोल मॉडल बने और पूरी दुनिया के ममालिक इसको फॉलो करें। बिकॉज ये ऐसी चीज है जो हर इंसान को बहुत ज्यादा तबाह करेगी और हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस का उस तरह से अंदाजा नहीं है। अगर शायद अंदाजा भी है तो हम उसको फील नहीं करते। हमारे यहाँ भी हमें इसी तरह की इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। इतनी सख्ती से मैं देखता हूँ, यानी 10-10, 12-12 साल के बच्चे स्कूलों के वो ऐसे सिगरेट पीते हुए जा रहे होते हैं कि जैसे कोई पाबंदी नहीं है। कोई एक बड़ा बच्चा भेज देते हैं और वो किसी भी दुकान से जाके सिगरेट का पैक खरीद लेता है और सारे शेयर कर रहे होते हैं। हरमीत ने बिल्कुल सही कहा। मैं भी यही जिक्र कर रहा था कि कवानीन सारे मौजूद हैं और सारे बच्चों के लिए भी ये कवानीन है और मुख्तलिफ जगहों पे, पार्स, बसों में, मुख्तलिफ गाड़ी में ये भी स्मोकिंग पर पाबंदी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जब तक सख्ती से अमल दरामद नहीं होगा, जिस तरह आपने बात की न्यूजीलैंड के हवाले से, तो अगर सख्ती नहीं होगी तो ये मामला इसी तरह मजीद बढ़ते जाएंगे। लाइसेंस कम करने की जरूरत है ना, मतलब लाइसेंस कम कर दें, कम दुकानों पे फरोख्त हो। और वो जो आपने बात की वो बिल्कुल सही बात है, जाली सिगरेट या 2 नंबर सिगरेट और स्मगल्ड शुदा सिगरेट वो बहुत ज्यादा। और मेरे ख्याल में ये वाली जो चीजें हैं वो पाकिस्तान में हम बहुत ज्यादा देखते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में भी कुछ लॉस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट उनको कोई फॉलो नहीं करता। मेरा खुद अक्सर जब हम लेट नाइट आ रहे होते हैं तो जो पान, सिगरेट और खोखे ये बने होते हैं, जगह जगह बने होते हैं, वहां पर बहुत कम उम्र के बच्चे वहां पर खड़े होते हैं और बिल्कुल लाइक वो पब्लिक एक एनवायरमेंट होता है और कोई उनको रोक नहीं रहा होता। एक उनके हाथ में एक एनर्जी ड्रिंक होता है जिसका मैं भी नाम नहीं लूंगी बट बहुत कॉमन है, और साथ एक सिगरेट उनके हाथ में होता है और वो ऐसे पी रहे होते हैं। मेरे ख्याल में तो ये एक शशका, एक स्टेटस बन गया है जिसको पूरा करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इस तरह के काम कर रही है। सो न्यूजीलैंड में तो ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया गया है, बट हमें पाकिस्तान में भी ऐसे स्टेप्स लेने की जरूरत है, सजाओं को सख्त से सख्त करने की जरूरत है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे। हरमीत, हमने सुना है पाकिस्तान में तो सुना है कि भाई हमारे सियासी रहनुमा नाअहल लोग हैं। कभी आपने ऐसा सुना है कि ऊंटों को नाअहल करार दे दिया गया हो? ये फिर अरब में हो सकता है। ओह यस, बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया। सो हम सबको पता है कि सऊदी अरब में कैमल फेस्टिवल बहुत ज्यादा होते हैं और जब ये होते हैं तो एक एक महीने तक जारी रहते हैं और यहाँ पर ऊंट जो है उनको उनकी खूबसूरती की बिना पर ये जो मुकाबले होते हैं उनमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। अच्छा, उनकी खूबसूरती का मयार भी होता है, किसकी कोहान सबसे ऊंची है, किसकी गर्दन सबसे ऊंची है, चेहरे के तासुरात। हाँ, अच्छा मैं देख रही थी कि ये ऊंटों के बुटॉक्स वगैरह भी करवाए जाते हैं। ये इसी बुनियाद के ऊपर तो नाअहल करार दिया गया। हाँ, फेस लिफ्टिंग की जाती है, हुई है ऊंटों की, उनको बोटॉक्स। और आप ये देखो ना, इनाम कितना ज्यादा है, छोटी मोटी सर्जरीज भी की जाती हैं। सीरियसली 66 मिलियन डॉलर जीतने वाले को इनाम है जो ऊंट जीत जाएगा। तो मतलब मैं तो हंसी मुझे आ रही थी बहुत ज्यादा जब मैं पढ़ रहा था इसी बात के ऊपर कि ऊंटों के बोटॉक्स क्या लगते होंगे। अच्छा, मैं सुबह स्टोरी पढ़ रही थी तो मेरे साथ मेरा एक मेकअप आर्टिस्ट था, तो मैं ऊंची से इसको देख रही थी ये स्टोरी क्या है। मैंने एकदम उसका मैंने कहा साढ़े तो चंगे थे, ऊंट ही ने इतने ज्यादा इनको पैसे मिल जाते हैं। बट एनी मतलब देखें कि यहाँ सऊदी अरब में कुछ ऊंटों लाइक 40 के करीब ये कैमल्स थे जिन्होंने इस तरह के आर्टिफिशियल प्रोसीजर्स को ऑप्ट किया जिसकी बेस पर
जब इनको चेक किया गया तो इनको नाअहल करार दे दिया गया कि ये डिस्क्वालीफाई करते हैं इस मुकाबले के लिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर थी। हमने सियासी रहनुमाओं को नाअहल होते देखा है, सुना भी है, लेकिन हमने ऊंटों को कभी नहीं ऐसे देखा। खवातीन झुर्रियों के टेंशन में ना मुख्तलिफ क्लिनिक के बाहर खड़ी होती है और वहां पे देखे ऊंटों को ये टेंशन हो गई है, हमने झुर्रियां जो है ना वो छुपा रही हर हाल में। तो उससे पहले एक दफा मतलब ये 2-4 साल पहले भी ये चूंकि हर साल होता है मुकाबला, तो पिछले बरस की बात है या उससे पिछले बरस की बात है, उसमें हमने पढ़ा इसी तरह की कहानी, और साथ में ये भी कि कई जो है वो ऊँटों को मसनूई दांत लगे हुए थे, तो मतलब वो डेंटिस्ट का काम भी आ जाता है उसमें। वो मुस्कुराहट उनकी जब आए तो दांत उनके खूबसूरत लगे, उसमें डेंटिस्ट का काम भी आ जाता है। तो ऐसे तमाम इकदाम जो है वो गैर कानूनी है उनके इस मुकाबले के लिए। शुक्र है सर कि पीतल और सोने के वो दांत नहीं लगाए वो कवर वाले, बड़े मुकाबला और भी सर। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इस मुकाबले को जीतने के लिए इतनी बड़ी जो रकम मिलेगी इस मुकाबले को जीतने वाले को, ऊंट को और उसके ऑब्वियसली मालिक को, सो फिर कुछ भी किया जा सकता है। बट जब ये चीज एक दफा मंजर आम पर आ जाए, प्रूव हो जाए, तो उसके बाद फिर नाअहल कर दिया जाता है सियासी रहनुमाओं को नहीं, कैमल्स को। एनीवेज हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। अगली स्टोरी हमारे पास ये है कि इस्लामी शहर, इस्लामी मुल्क मिस्र, इसके शहर को इस्लामी दुनिया में बहुत बड़ा एजाज मिला। बेसिकली द स्टोरी इज इस्लामिक वर्ल्ड एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने कायरा को आइंदा साल विच इज 2022 में मुस्लिम दुनिया का सकाफती दारुल हुकूमत मुंतखब करने का ऐलान किया है। और बेसिकली इसमें होगा क्या कि जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनके जो कैपिटल्स हैं उनके दरमियान कल्चरल एक्सचेंज किया जाएगा। बेसिकली इसका जो पर्पस है वो ये है। बहुत अच्छा इकदाम है और मिस्र तो बड़े खुश हैं। वो वहाँ की जो कल्चरल मिनिस्टर हैं, अनस मेरे ख्याल में उनका नाम है, अनस ने ये कहा है कि हमारे लिए बड़ी ये खुशबख्ती है, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे मुल्क को, हमारे शहर को ये एजाज़ दिया गया है जहाँ पे मुस्लिम कल्चर आपस में मिलेंगे, मुस्लिम कल्चर की। और ये हम जानते हैं कि मिस्र मशहूर है एहराम की वजह से, दुनिया से बेपनाह सयाह जाते हैं मिस्र में, जाके वो ममीज का लफ्ज हमने जो सुना, जो पॉपुलर हुआ, तो ये एहराम मिस्र आप देख भी रहे हैं विजुअली। एहराम मिस्र जो है जहाँ पे जो वहाँ के बादशाह होते थे किसी ज़माने में, वो अपनी ममीज बनवा के अपने आप को अपने सोने समेत, अपने जेवरात समेत दफन कर लेते थे। और शुरू में तो बड़ा मतलब इसके ऊपर आया, और फिर इसके ऊपर फिल्में बड़ी मजेदार बनी हुई हैं। द मम्मी रिटर्न, ये सब लोगों ने देखी होंगी। कितना वो पुरस्कार सा उसके साथ तासुर आ जाता है, तो वो सारे कुछ है। लेकिन अभी के लिए एजाज है मिस्र के लिए कि इसको चुना गया है। मतलब बिल्कुल ठीक हो गया। अगली स्टोरी की तरफ, और अगली स्टोरी ये है कि हमने देखा कोविड आया, पूरी दुनिया में हमने देखा कि रिस्ट्रिक्शंस लग गई और इस तरह से लॉकडाउन, दिस एंड दैट, हमने ये चीजें देखी। अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से कोविड की सिचुएशन में हम कमी देख रहे हैं, चीजें बेहतर होती जा रही हैं, बट अभी भी कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां पर समहाउ पाबंदियां हम देख रहे हैं। इसके लिए एहतजाज भी किए जा रहे हैं, लोगों की जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा है, बट जानवरों की जानिब से एहतजाज किया जाए ये बहुत मुनफरद बात है। सो बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स का जिक्र करेंगे। यहाँ पर लॉकडाउन पर जो पाबंदियां लगी उसके खिलाफ एहतजाज किया, लोगों ने एहतजाज किया, बट यहाँ पर एक जानवर इसने भी इस एहतजाज का हिस्सा बना। और जब ये एहतजाज में आया सो लोगों की जानिब से सेल्फीज ली गई, वीडियोज बनाई गई, और ये इस वक्त आप देख सकते हैं अल्पाका ये जानवर है जो इस एहतजाज में शरीक है और पुरजोर मजम्मत की जा रही है। ये इसकी जो क्या कहेंगे इसको मैं बता देती हूँ कि वो मजम्मत कर रहा है, नुमाइंदा बन गई मैं अल्पाका। कहा कि भैया नुमाइंदगी मैं ही कर लेता हूँ। और इस जानवर की नुमाइंदगी मैंने कहा मैं कर दूं कि वो जो कहना चाह रहा है वो मैं लोगों को बता दूं कि वो मजम्मत कर रहा है कि जनाब ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इनको खत्म किया जाए, बिकॉज हम बहुत तंग आ गए हैं। सो ये देख लें कितना क्यूट सा ये जानवर है, और बहुत हो गई ये पाबंदियां। लेकिन अब क्या किया जाए, आप देखो ना कि एक तरफ पाबंदियों की बात आती है, हम पाकिस्तान का जिक्र करते हैं कि यहाँ पे लोग एहतजाज करते हैं, लोग कहते हैं कि ये पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। हम भूल जाते हैं कि यूरोप में, अमेरिका में भी इस तरह के लोग मौजूद हैं जो अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाते, जो मास्क नहीं लगाना चाहते, लेकिन फिर उनको बड़े एक एजुकेटेड अंदाज में एक कैंपेन चला के लोगों को कायल किया जाता है। लोग एहतजाज भी करते हैं। ये एहतजाज भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें अल्पाका के साथ एक मालकन आई है, और मालकन से ज्यादा लोग अल्पाका को देख रहे हैं। मालकन को जेलसी भी होनी चाहिए वैसे इस बात के ऊपर कि मेरी तरफ लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे, लेकिन बहरहाल अभी ये जो ओमिक्रॉन है इसने दोबारा दुनिया को एक अलार्म सा कर दिया है
अलार्मिंग बेल सी बजा दिया। कल कराची में भी एक केस मिल गया, पाकिस्तान में भी, अल्लाह करे ये एक ही केस हो, इससे ज्यादा ना हो और ये खतरा आगे ना। बार बार हम कहते हैं कि कमी आ रही है, चीजें बेहतर हो रही हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपनी इख्तियात करना छोड़ देनी है। आपने वैसे इख्तियात करनी है जैसे पहले की जा रही थी, ताकि ये जो चीजें बेहतर हुई हैं ये बेहतर ही रहे, खराबी की तरफ दोबारा से ना जाए। बट एनीवेज हम नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे और हम देखते हैं कि जब कोविड आया, कोविड का क्योंकि जिक्र कर रहे थे, सो छुट्टियां बहुत ज्यादा बच्चों ने एंजॉय की, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में तालीमी इदारे बंद रहे। सो बच्चों का एक तो हर्ज हुआ, बट बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय भी कर रहे। और अभी चीजें लाइक बेहतर नहीं हो पाती, सो नेक्स्ट छुट्टी आ जाती है, फिर नेक्स्ट छुट्टी आ जाती है। सो बेसिकली अब उन रिस्ट्रिक्शंस के तहत तो छुट्टियों का ऐलान नहीं किया गया, बट हम इस वक्त सिंध का जिक्र करेंगे जहां पर मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। ऑब्वियसली बच्चे दोबारा से बहुत खुश होंगे। छुट्टियों पे छुट्टियां, हम जब पढ़ते थे तो हमें तो ये मौके नसीब नहीं होते थे। बट एनीवेज सिंध में जो तातीलात हैं वो 20 दिसंबर से दी जा रही हैं और 1 जनवरी तक बच्चे जो हैं वो विंटर वेकेशन उनको मजेदार तरीके से एंजॉय करेंगे। अच्छा, मुझे नहीं पता वो जो हमारे यहाँ आ रही थी कि पंजाब में 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक छुट्टियां आ जाएंगी, फिर उसके बाद आगे खबर बड़ी नहीं है। अच्छा सर, एक तो इस हवाले से था जो 15 जनवरी तक था, वो ये था कि हफ्ते 3 दिन जो है वो स्कूल बंद रहेंगे। सैटरडे संडे तो नॉर्मली ऑफ ही होता है, मंडे एक दिन था, तो वो 3 दिन मिलाकर ये जो है 15 जनवरी तक जारी रहेगा। बट पंजाब को देख लें या बाकी सूबों को देख लें, उस हवाले से विंटर वेकेशंस का ऐलान नहीं किया गया। सिंध के हवाले से ये ऐलान सामने आ गया, जिसको मैं एक दफा फिर बता दूं, 20 दिसंबर टिल 1 जनवरी बच्चे जो हैं वो वेकेशंस एंजॉय कर सकेंगे। सो अपने बैग्स पैक कर लें और सोच लें कि विंटर वेकेशंस में कौन सी जगह का रुख करना है, किस नई जगह को एक्सप्लोर करना, किस तरीके से अपनी छुट्टियां एंजॉय करनी है। तैयार होकर बैठ जाए, हम आपके लिए शो कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे बच्चों के हवाले से भी कुछ बात करें। बच्चों को भी अट्रैक्ट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। वो भी हमने करना है, जैसे गेमर है, गेमर बताएंगे कि गेमर बड़े इंटरनेशनल जाके पॉपुलर होते हैं, मुकाबले जीतते हैं, उस हवाले से और पैसे भी कमा रहे हैं। पैसे भी कमा रहे हैं। पैसा इज द मेन थिंग। आजकल के दौर में पैसा लाजमी होना चाहिए। बच्चा पैसा कमा रहा है। मैं ये बताऊं कि मेरा बेटा बाहर इंग्लैंड गया हुआ था कुछ अर्सा पहले ऑक्सफोर्ड में कोर्स के लिए, उसने जाके बताया, कहने लगा कि गेमिंग और मैथमेटिक्स ये पॉपुलर 3 सब्जेक्ट्स हैं इस वक्त बाहर पढ़ने के लिए। तो जो लोग पढ़ रहे हैं अपने लिए मतलब वो थोड़ा से स्टडी करें, रिसर्च करें इस बारे में और देखें कि गेमिंग से भी किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। सो डेली डोज की लास्ट स्टोरी की तरफ आएंगे और लास्ट स्टोरी इंटरेस्टिंग है इन अ वे कि खुदकुश मशीन की कानूनी मंजूरी दे दी गई है। यूरोपीय मुल्क स्विट्जरलैंड में मौत देने वाली एक खुदकुश मशीन मुतारिफ करवाई गई है, जिसको इस्तेमाल करने की कानूनी तौर पर इजाजत मिल गई है। इस मशीन के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये किसी भी इंसान को जिसको क्या कहेंगे कि जिसने मरना हो या इस तरह बड़ी खुदकुशी करने के लिए बड़ी एक जिंदगी से तंग हो, हाँ जिंदगी से तंग हो, तो उसको बड़े पीसफुल वे में उसको मारा जा सकता है, या इन अ वे कि वो इसके अंदर लेटेगा अपने लिए खुद वो बटन दबा के वो कर सकता है। बट मेरे ख्याल में इन चीजों को प्रमोट नहीं करना चाहिए, इस तरह की चीजों को प्रमोट नहीं होना चाहिए। वैसे उमूमन हम देखते हैं ना रोमा के यूरोप में या ऐसे ममालिक में ज्यादातर हम देखते हैं कि ऐसी बीमारी में कुछ लोग लाक हो जाते हैं, जो फिर रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत को भी, हॉस्पिटल्स को भी, कि उनको ऐसे जहर के इंजेक्शन लगा दी जाए ताकि उनकी डेथ हो जाए और वो उससे छुटकारा पा सके। तो ऐसे में ये इकदाम उठाया हो गया, क्योंकि ज्यादातर नॉर्मली चीज वहां पे शहरियों के जो की डिमांड होती है उसको भी देखा जाता है। तो मेरे ख्याल में अगर हम देखें तो खुदकुशी का रुझान वैसे ही बहुत बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे में मशीनों की डिमांड भी बढ़ सकती है। मशीनों की डिमांड बढ़ सकती है। मेरे ख्याल में अगर इस तरह की चीजें के बटन दबा दें और बिल्कुल इस तरह की जो मशीन्स और चीजें हैं, मेरे ख्याल में वो हुकूमती सरपरस्ती में होनी चाहिए। जब कोई भी बिल्कुल लास्ट स्टेज पर हो, जिसकी जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है, वो भले किसी भी बीमारी की वजह से नॉर्मली ये चीजें होती हैं, तो आप उसको एक इस तरीके से उसको मौत की नींद सुला दे कि उसके लिए तकलीफ ना हो। सो ये हुकूमती सरपरस्ती में रहनी चाहिए। आखिरी बात कह दूं मैं, चूंकि फिल्म मेरा बड़ा सब्जेक्ट है, लिटरेचर के साथ साथ अदब और फिल्म, तो एक फिल्म है इसी मौजू के ऊपर, द सी इन साइट। जो लोग फिल्म के शायक हैं, देखना चाहते हैं, वो जरूर इस फिल्म को देखें। किस तरह से एक आदमी जिसका सर के अलावा नीचे का पूरा धड़ मफलूज है और वो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता है, और जिंदगी खत्म करने के लिए किस तरह से उसको मुकदमे लड़ने पड़ते हैं और किस तरह से उसकी मदद के लिए लोग आते हैं, और
उसकी मुखालफत में भी लोग हैं। द सी इनसाइड, मैं दोबारा फिल्म का नाम दोहरा रहा हूँ, इसको ज़रूर देखें। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फिल्म जो मैंने कभी देखी हुई है। मतलब चले, ठीक हो गया। सो इस चीज़ के साथ हमने स्टोरी तो शेयर कर दी, बट ये जो चीज़ें हैं, इस तरह की मशीन अगर आ भी रही हैं, हुकूमती सरपरस्ती में होनी चाहिए, किसी भी इंडिविजुअल की एक्सेस में नहीं होनी चाहिए, ताकि इसका कोई नेगेटिव इस्तेमाल ना कर सके। बट एनीवेज, डेली डोज यहाँ पर ही एंड हुआ। अभी हमें शामिल करनी है एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मौज़ूआत हैं जो आपके साथ डिस्कस करने हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। ज़रा ख़वातीन की ब्यूटी को थोड़ा सा डिस्कस कर लें, बिकॉज मोस्टली जो ख़वातीन हैं किसी भी एज की हों, बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं, अपनी फेशियल ब्यूटी को लेकर, अपने बालों को लेकर, जिसके लिए वो मोस्ट ऑफ द टाइम सैलून्स का रुख करती हैं, ट्रीटमेंट्स करवाए जाते हैं, प्रोसीजर्स करवाए जाते हैं। चेहरे को किस तरह से ग्लो किया जा सकता है, किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, हाइड्रा फेशियल्स, एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स। बालों की तरफ आ जाए तो इसको भी ठीक करने के लिए या खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रोसीजर है, बट होता क्या है कि आपको टाइम निकालकर सैलून जाना पड़ता है, जिसका टाइम जो है वो आजकल जितना बिजी टाइम चल रहा है, जो प्रोफेशनल खवातीन हैं उनके पास प्रोफेशनल लाइफ इतनी बिजी है कि उनके पास सैलून जाने का मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता। और अगर वो घरेलू खवातीन है, सो घर की आजकल इतनी जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की इतनी जिम्मेदारियां, और पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि कोविड की वजह से एक तो सैलून बंद भी थे, दूसरा बच्चे भी घर पर थे और खावंद भी घर पर थे। सो टाइम नहीं था, बच्चों की और खावंद की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि आप अपने लिए वक्त नहीं निकाल सकते थे। अच्छा, जहां से हम ब्यूटी का जिक्र कर रहे हैं, फेशियल ब्यूटी को ले लें, बालों की ब्यूटी को ले लें, इसके साथ साथ मोस्टली खवातीन बहुत ज्यादा कॉन्शियस इस हवाले से भी होती हैं कि बॉडी के जो अनवांटेड हेयर हैं उनका खात्मा किस तरह से किया जाए। इसके लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा क्विक कोई वेज होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इजी तरीके होने चाहिए, बिकॉज कभी आपके पास सैलून पर जाने का टाइम नहीं होता। अच्छा, आप सैलून पर चले जाए तो अक्सर वहाँ पर पेनफुल प्रोसीजर्स भी कुछ होते हैं जिसमें वैक्सिंग आ जाती है, देयर आर मल्टीपल अदर वेज। सो उसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सो बेसिकली एनफ्रेंच इज द बेस्ट ऑप्शन, आप इसको यूज कर सकते हैं, द बेस्ट हेयर रिमूविंग क्रीम। इसके बहुत सी लाइक बेनिफिट्स बहुत सी एग्जाम में है, जिसका मैं आगे जाके जिक्र भी करूंगी। बट होता क्या है कि एनफ्रेंच में एक बहुत जबरदस्त फार्मूला है, लाइक इसमें बेबी ऑयल है, बहुत से मॉइस्चराइजर्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं जो कि आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा स्मूथ बना देते हैं। बेबी ऑयल है, मॉइस्चराइजर है, जब आप इसको यूज करेंगे सो एक बहुत ज्यादा स्मूथ फीलिंग आप अपने बॉडी पर फील करेंगे। और अगर आपके पास टाइम नहीं और आपने बहुत क्विकली कहीं पर जाना है, किसी भी मीटिंग में जाना है, किसी भी गैदरिंग पर जाना है, और आपने अपने हाथों पर या बाजुओं पर अनवांटेड हेयर देख लें, तो आप इसको बड़ा इजीली यूज करके वो तमाम चीजें जो है वो ठीक कर सकते हैं, लाइक विद इन 3 to 6 मिनट्स। मतलब क्या बात है जनाब, 3 से 6 मिनट में आप एक ये क्रीम मंगवा लें। ये लोशन की फॉर्म में भी अवेलेबल है, ये ट्यूब की फॉर्म में भी अवेलेबल है, विच सो एवर सूट्स यू, आप वो ले सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, और आप यूज करेंगे सो बड़ा क्विक रिजल्ट आप देख सकते हैं। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप कोई भी ऐसी हेयर रिमूविंग क्रीम इस्तेमाल करते हैं सो उसके कुछ नेगेटिव चीजें भी होती हैं। आपकी बॉडी जो होती है वो स्पेसिफिक पोर्शन जहां आपने इसको यूज किया है ब्लैक हो जाती है, या बहुत ज्यादा बैड स्मेल होती है ऐसी हेयर रिमूविंग क्रीम की। सो इन्फ्रेंच के हवाले से द बेस्ट थिंग इज कि इसमें रोजेस का इस्तेमाल किया गया है, इसमें आपको फ्लोरल फ्रेग्रेंस मिलेगी। सो वो वाली चीज तो इसमें खत्म हो गई कि आपको एक बैड ओडोर फील हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। सो ये इस हवाले से भी अच्छी है। और जो आपको एक दूसरी आम हेयर रिमूविंग क्रीम होती हैं जो बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म की आजकल हम कह लें मार्केट में अवेलेबल है, उससे होता क्या है कि आप यूज तो कर लेते हैं बट उससे होगा ये कि आपका जो स्किन पोर्शन है जहां पर आपने यूज किया वो ब्लैक हो जाता है। सो इससे ये भी मामला नहीं होगा। सो अगर आपने कहीं पर भी जाना है, 3 से 6 मिनट का आप टाइम अपने लिए निकालें, इसको यूज करें, और इससे होगा क्या कि आपको बहुत ज्यादा स्मूथ स्किन मिलेगी। स्मूथ स्किन जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि बेबी ऑयल है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के मॉइस्चराइजर हैं, सो इस हवाले से तो ये दी बेस्ट है। अच्छा, अब ये आ जाए इसकी प्राइस की तरफ। सो ये इकोनॉमिकल भी बहुत है। अब अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से जो भी आपको इसका लाइक पैक सूट करता है वो आप हासिल कर सकते हैं। जार की फॉर्म में भी अवेलेबल है, इसके साथ साथ ट्यूब की फॉर्म में भी अवेलेबल है, और अगर आपके पास
आपने ज़रा कोई बचत वाला एलिमेंट देखना है और बहुत क्विक चाहिए, सो ये इस हवाले से भी अवेलेबल है कि ये साशे पैक है जो कि बहुत कम कीमत में अवेलेबल है और एक टाइम अगर आपने यूज़ करना है सो फटाफट से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो जहाँ सैलून्स पर जाने का टाइम नहीं, अगर मैं अपनी भी बात करूँ सो अक्सर ऐसे होता है कि प्रोफेशनल लाइफ इतनी बिजी हो जाती है, उसके अलावा मीटिंग्स, गैदरिंग, इवेंट्स, सो सैलून पर जाने का टाइम बहुत कम मिलता है। सो हम परमानेंटली मेरे ख्याल में सैलून को अल्लाह हाफिज़ कह सकते हैं, बाय बाय कह सकते हैं, बिकॉज ये बहुत एक अच्छी ऑप्शन है इन अ वे कि आपने अगर क्विकली कहीं पर जाना है, कुछ भी काम क्विकली करना है और अनवांटेड हेयर आपको नजर आ गए हैं, फौरी तौर पर इसको यूज करें और आप इसको यूज मेरे ख्याल में करते रहना चाहिए, बिकॉज टाइम की बचत है, सैलून जाने की आप उस हैसल से बच सकते हैं, प्लस इकोनॉमिकल भी बहुत ज़्यादा है। आप जब सैलून जाते हैं तो आम से प्रोसीजर, आम से ट्रीटमेंट के आपको लाइक 1000-2000 तो लग जाते हैं। सो इससे जब आप यूज़ करेंगे सो जो बाल हैं वो भी मतलब इतनी तेज़ी से वापस ग्रो नहीं करेंगे। सो देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स जो आप इस इन्फ्रेंस से हासिल कर सकते हैं। सो मैं पर्सनली इसको रिकमेंड भी करती हूँ। सो दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन, इसको लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें और परमानेंट बेसिस से बाय बाय टू सैलून्स और हेलो टू दिस इन्फ्रेंस। सो अभी ये मैंने ख़वातीन की ब्यूटी को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगा कि मैं ये मैसेज जो है वो जितनी भी ख़वातीन इस वक्त हमें देख रही हैं उनके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शो को ज़रा आगे बढ़ाएंगे और हरमीत का मैं रुख करना इसलिए चाहूँगी क्योंकि हमने अगली जो स्टोरी है वो केपीके से डिस्कस करनी है और केपीके में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बच्चों की एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। सो इसकी जो डिटेल्स हैं वो इस वक्त हरमीत के पास हैं, हरमीत का रुख करते हैं। ओवर टू यू हरमीत। अच्छा रोमा, अगर हम स्कूलों की बात करें तो सबसे बड़ा इशू जो था, सबसे बड़ा मसला ये था कि जब तालिबान वहां पे आए और सवात में काफी सारे स्कूलों पर कब्जा उनका जम गया और कई स्कूल जो है, बच्चों के स्कूल जो है उनको डैमेज कर दिया गया था और काफी सारे स्कूल तो बंद कर दिए, कई सारे तोड़ दिए गए थे, कई धमाकों में उड़ा दिए गए थे। तो ये बहुत ज्यादा वर्स्ट किस्म की सिचुएशन थी। लेकिन जब जैसे ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो मुझे आज भी याद है कि तहरीक इंसाफ ने की हुकूमत ने, उस वक्त परवेज खटक साहब जो है वजीर आला थे, सीएम खैबर पख्तूनख्वा थे, तो उन्होंने ऐसे इनकलाबी इक़दाम उठाए स्कूलों के हवाले से जिसमें हमने ये देखा कि जो वो असातिज़ा जो स्कूल की तरफ नहीं जाते थे और स्कूल बाकायदा उनकी सैलरीज जो है वो मंथली उनको मिलती थी, लेकिन उसके बावजूद वो स्कूल जाने का नाम ही ना लेते। और वहां पे हम देखते थे कि कई स्कूल ऐसे थे कि वहां पे कई मुकामी लोगों के कब्जे थे, उनको तबेले बना दिए गए थे और वो अपनी बैठकें उन लोगों ने उसमें जमा दी थी। तो वैसे भी हम ये चीजें भी देखते थे। साथ में जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो बहुत सारे असातिज़ा को उन्होंने चांस दिया, नए जो स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटी से जो फारिग स्टूडेंट है उनको चांस मिला। एनटीएस के जरिए काफी सारे स्कूल जो है असातिज़ा दोबारा तैनात किए गए। जो पुराने असातिज़ा थे जो काफी ना जाने की सूरत में थे और जिनका दिल भी नहीं करता, कई ऐसे तो मैंने देखे कि 40 साल तक उन्होंने जॉब की पर स्कूल का जो है चेहरा तक उन्होंने नहीं देखा था। तो ये सिचुएशन वहां पे थी। तकरीबन 37,477 स्कूल थे वहां पे। तो उस पे ये हुआ कि मॉनिटरिंग का सिस्टम शुरू हो गया। फिर जो 32% जो सेकेंडरी स्कूल है वहां पे जदीद किस्म की लेबॉर्टरियों के हवाले से काम किया गया और मैंने वहां पे ये चीज देखी। जो 23% जो प्राइमरी स्कूल है उसमें यह किया गया कि बच्चों को अब कैसे अट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि जाहिर बात है बहुत अरसा जो है स्कूल बंद थे, काफी मसाइल थे सवात और शांगरा के इलाकों में और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में भी काफी मसाइल थे। तो बच्चों को स्कूल की तरफ रागिब करना यह एक बहुत बड़ा टास्क था, बहुत बड़ा मसला था। उन्होंने क्या किया कि बच्चों के लिए जो सरकारी, हमने तो प्राइवेट स्कूल में अगर हम देखें जो निजी इदारों में वहां पे बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन सरकारी स्कूलों में इस किस्म की चीजें हमें नजर नहीं आती। उमूमन हम देखते हैं कि बच्चे वहां पे बैठने के लिए बेंचेस भी नहीं होते। तो वहां पे उन्होंने बाकायदा जो है फंडिंग दी हर स्कूल को, प्राइमरी स्कूल को दी और वहां पे छोटे छोटे पार्क्स बनाए, वहां पे झूले बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, दीगर खिलौने वगैरह जो है वो रखे। तो उससे ये हुआ कि बच्चे भी अट्रैक्ट होने लगे और सरकारी स्कूलों में जो तादाद थी बच्चों की वो बढ़ती गई और तादाद मजीद बढ़ती गई, जिससे ये हुआ कि एजुकेशन का जो सिस्टम था, आज भी अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा के इलाका सिंध में भी गया हूँ, बलूचिस्तान भी गया हूँ, पंजाब भी गया हूँ, जहां जहां की मैं अगर बात करूं वहां पे मैंने अगर सरकारी स्कूल देखे, लेकिन एज कंपेयर टू खैबर पख्तूनख्वा तो वहां पे स्कूलों की तादाद या स्कूलों की के जो मामलात है वो काफी बेहतर है दीगर सूबों से और काफी इनकलाबी काम किए गए। ऐसे में
जी हरमीत, एक सवाल है, वो ये है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस का जो डेटा आता है वो कहते हैं कि बाकी तो सब ठीक है, लेकिन एक तो 18 लाख के करीब बच्चे ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड सिर्फ बच्चे ऐसे हैं, उसके अलावा अनरजिस्टर्ड का पता नहीं है, और इसमें जो कबायली इलाके हैं उनका भी पता नहीं है, वो बच्चे स्कूल से बाहर हैं। और दूसरी बात यह कि लड़कियों की तालीम के हवाले से ये कहा जाता है कि वो शरह अभी भी कम है, वो शरह बहुत कम है और वो अलार्मिंग हद तक कम है। तो ऐसा क्यों है कि खैबर पख्तूनख्वा में मेल चाइल्ड को तो भेज दिया जाता है, लेकिन फीमेल चाइल्ड को अभी तक स्कूल भेजने का रुझान उस तरह से नहीं है जैसे बाकी सूबों में है। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल वैसे रऊफ साहब ने आपने किया। मैं अगर देखूं कबायली इलाके में, अगर हम बात करें, कबायली इलाकों में काफ़ी सारे बच्चे जो हैं, तकरीबन 24 लाख उनकी तादाद बनती है जो महरूम है इस वक्त एजुकेशन से, तालीम से। और जो ख़वातीन की आपने बात की, तो मैं कुछ चीज़ें जिन शहरों की मैं जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं अपने इलाकों की बात करूँ, मैं मर्दान सिटी की मैं बात करूँ, बड़े बड़े शहर हैं, सवाद का एक बहुत बड़ा मिंगोरा सिटी, तो फिर वहाँ पर हमने ये चीज़ें देखी कि ख़वातीन एक बहुत बड़ी तादाद एजुकेशन की तरफ तो राग़िब है, लेकिन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये जो कबायली इलाके हैं वहां पे उमूमन हम देखते हैं कि कबायली इलाकों के जो रव रिवाज है, जो रीत रिवाज है, वो काफी मुख्तलिफ हैं दीगर इलाकों से। वो पख्तून थोड़े से ज्यादा सख्त है एज कंपेयर टू सवात और मर्दान और पिशावर के जो लोग हैं उनके मुकाबले में। तो वहां पे खवातीन के हवाले से काफी चीजें हम देखते हैं कि सख्ती तो बढ़ती जाती है, बट ये है कि अब अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा चैलेंज, जिस तरह परवेज खटक साहब ने काम किया था, मैं आज भी हमेशा ये बात करते रहता हूं कि परवेज खटक साहब ने जिस तरह एजुकेशन में काम किया था, हेल्थ में काम कर दिया था, उसके बाद जो ये नए सीएम आए हैं इन्होंने उसी तरह कोई काम नहीं किया। इनके जितने भी मिनिस्टर हैं काफी उनमें नाअहल किस्म के लोग शामिल किए गए, कैबिनेट को भर दिया गया है, वुज़रा से बहुत बड़े तनख्वाहें हैं, उनकी लग्जरी लाइफ है, लेकिन काम उसी तरह वो लोग नहीं कर रहे जिस तरह पिछली हुकूमत, जिस तरह एक इंसाफ हुकूमत ने काम किया था। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो आपने बात की कि इतने सारे स्कूल या इतने सारे बच्चे जो महरूम हैं, अब बाजौर के जो इलाके हैं या कबायली इलाके हैं उसमें 1443 स्कूल बंद पड़े हैं, तो उस पर काम करना होगा। बिल्कुल काम करने की भी जरूरत है, बहुत अहम मौजू है, इसको हम आगे चलकर भी किसी शो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इस पर बहुत से मौजूआत पर बात हो सकती है। बट अभी हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे एक्चुअली, और केपीके का ही रुख करेंगे, जहां पर मसाजिद के जो इमाम हैं उनको माहाना वजीफा देने का फैसला किया गया है। और इस प्रोग्राम के तहत जो मसाजिद हैं, तकरीबन मसाजिद के 16,000 के करीब इमाम हैं और 500 से ज्यादा अक़लियती मजहबी रहनुमा हैं, इनको 10,000 रुपए माहाना वजीफा दिया जाएगा। नॉर्मली ये कहा जाता है तमाम लोग जो हैं मसाजिद के इमाम या अक़लियती मजहबी रहनुमा, इनकी ड्यूटी बहुत सख्त होती है और जो वीकली ऑफ होते हैं वो भी इनको नहीं मिलते, कुछ स्पेशल ओकेजन्स आ जाए उन पर भी ये लोग अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं। सो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इनके लिए माहाना वजीफे का ऐलान किया गया है, देने का फैसला किया गया। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि ये वजीफा जो है ये लोगों को कब से मिलना शुरू हो जाएगा? मौजूद है, उनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जनाब, आवाज का थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे ख्याल में हो गया था। अस्सलाम वालेकुम जी। ख्याल में लाइन उनकी ड्रॉप हो गई है। हम जैसे बात कर रहे थे पहले थोड़ी देर, और रोमा ने भी कहा, दो तरह की चीज़ें हमारे सामने आई हैं। एक तो ये हो गया कि स्कूल जाने वाले बच्चे, और दूसरा ये हो गया कि इमाम और खतीब जिनके वजीफे का ऐलान किया गया और उनके साथ अक़लियती जो मजहबी रहनुमा है 500 के करीब उनकी तादाद है, उनके लिए ये वजीफे का एहतमाम किया गया है। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में बाकी मुल्क की तरह हम देखते हैं कि बेशुमार तादाद है जो मदरसा स्कूल हैं, और उन मदरसा स्कूलों में बच्चों के भेजने का रुझान बहुत ज़्यादा है। तो जैसे हम बहुत सी बातें कह रहे हैं कि मेंबरों महराब से पैगाम जाना चाहिए पॉजिटिव, जिस वक्त ये हम ऐलान सुनते हैं कि इनके लिए 10,000 रुपये माहाना वजीफे का ऐलान किया गया, पहले माजी में भी ये हुआ, पिछले साल भी ये हुआ था, और 2.5 अरब रुपए की तकरीबन इमदाद थी जो इन लोगों में तकसीम की गई, तो उसके काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स निकले हैं। जैसे हरमीत भी बता रहे थे, हरमीत की तरफ चलते हैं, हरमीत से पूछते हैं, चूँकि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है हरमीत का। हरमीत, ये जो 16,000 इमाम और 500 से ज़्यादा अक़लियती रहनुमा, इनको 10,000 रुपये वजीफे का ऐलान किया गया, ये वजीफे इनको पहले भी मिले, अब आगे मिलने लगे, तो इसकी खैर हरमीत आगे जाके बात करेंगे, टाइम हमारे पास अब कम है।
तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। इस पर हम दोबारा भी बात करेंगे। अभी हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, सो हमें फौरी तौर पर ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत सी और चीजें जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अगर हम देखें, हमने कल भी डिस्कस किया कि कराची के जो शहरी हैं उनके ट्रांसपोर्ट के जो इश्यूज हैं वो बहुत जल्द अब हल होने के करीब हैं, इसलिए क्योंकि ग्रीन लाइन मंसूबा आज उसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब इफ्तिताह करेंगे। अच्छा, इफ्तिताह एक साइड पर ऑब्वियसली ये अवाम के मफाद में होगा, लेकिन जब भी कोई ऐसा मंसूबा आता है उस पर होता ये है कि सियासी बयानबाजी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इस मंसूबे के साथ भी यही हो रहा है कि सियासी बयानबाजी हम देख रहे हैं, सियासी चपकलिश हम देख रहे हैं, क्योंकि ये जो मंसूबा था ये नवाज शरीफ साहब के दौर में स्टार्ट किया गया था। अब आज प्राइम मिनिस्टर साहब इसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। सो सवाल ये पैदा हो रहा है कि इस मंसूबे के क्रेडिट का असल हकदार कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। PMLN ने क्या किया कि उन्होंने अलामती इफ्तिताह कर दिया। एहसन इकबाल वहाँ पहुंचे और उनको हल्की सी जरब भी लगी, रेंजर ने उनको रोकने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि अब कराची की सड़कों पे हमारा खून भी शामिल है। अब वो चंद ड्रॉप, एक दो कतरे होंगे, मेरे ख्याल में ज़्यादा तो नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपना खून शामिल करवा दिया। तो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। हाँ, थोड़ा सा मंसूबे के बारे में हम ये बात कर ले कि ये मंसूबा शुरू तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि नून लीग ने किया था, लेकिन नून लीग का ये कहना है कि हमने 90% इसके ऊपर 1.5 साल में काम मुकम्मल कर लिया था और अब इस 3 साल में PTI की गवर्नमेंट ने 10% जो बाकी था वो काम मुकम्मल करना था, वो नहीं हो सका। अब ये है कि ये मंसूबे का आज इफ्तिताह तो होगा, लेकिन अभी इसको आजमाइशी बुनियादों पे चलाया जाएगा। 25 दिसंबर तक ये आजमाइशी बुनियाद के ऊपर चलेगी। इसमें यह है कि कुछ काम अभी बाकी हैं। मुख्तलिफ पेपर्स की रिपोर्ट्स ये कह रही हैं या मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स की रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि बुनियादी तौर पे अभी एस्केलेटर्स नहीं लगे जो सीढ़ियों में ऊपर नीचे आने के लिए हैं। अभी टिकटिंग का निज़ाम मुकम्मल नहीं है और इसकी डिटेल हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है तलहा मखदूम। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तलहा, ये बताओ कि ये इफ्तिताह तो आज हो जाएगा, लेकिन ये जो नामुकम्मल हैं चीज़ें, ये कब तक मुकम्मल होगी? जैसे टिकटिंग के बारे में कह रहे हैं कि अभी वो निज़ाम मुकम्मल नहीं है, सीढ़ियों के एस्केलेटर्स नहीं लगे हुए और इस तरह के इंतज़ामी मसाइल हैं, ये कब तक मुकम्मल होंगे? जी, सबसे पहले तो मैं बताता चलूँगा आपको कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह करना है, जो कि 2016 में जो है वो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। साबका वफाकी गवर्नमेंट, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के दौर में 2016 में इसका बुनियाद रखी गई थी, जो कि सुरजानी टाउन से लेके कैपरी सैनमा जो सदर का इलाका है वहाँ तक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होना था। 3 साल पहले वफाकी हुकूमत की, PTI की हुकूमत आने से कबल नुमाइश चौरंगी तक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो मुकम्मल हो चुका था। वहीं तक अब 3 साल के बाद भी वहीं तक जो है ये मुकम्मल हुआ है। वहीं से सिर्फ जो PTI की हुकूमत ने काम किया है, इस पर रंगो रोगन और रेनोवेशन का काम हुआ है, उसके बाद इसका 3 साल के बाद अब इफ्तिताह किया जा रहा है। इस पर जो है वो क्रेडिट की भी जंग चलती रही। कल सामने एक वाक़या पेश आया जिसमें नून लीग ने क्रेडिट लेने की कोशिश करी। उनका कहना था कि ये नवाज शरीफ का मंसूबा था, कराची को तोहफा नवाज शरीफ की जानिब से था। उस पर उन्होंने अलामती जो है इफ्तिताह करने की कोशिश की, ट्रैक पे आने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको आने नहीं दिया। वहाँ उन पर लाठीचार्ज भी हुआ, उनको नहीं आने दिया, जिसमें एहसन इकबाल ज़ख्मी भी हुए। उसके बाद कल जो है वो वफाकी वज़ीर असद उमर साहब ने और गवर्नर से इमरान इस्माइल ने पूरे प्रोजेक्ट का दौरा किया, उसमें विजिट किया, इंस्पेक्शन की, लेकिन सिर्फ ट्रैक के ऊपर रहे। जो असल सूरत हाल है, जो इसके स्टेशंस बने गए हैं, जो 21 स्टेशन हैं वो ज़बू आली के शिकार हैं। जो 3 साल पहले जो बनाए गए थे वो तबाह हो गए हैं, जो उसके एस्केलेटर्स हैं वो तबाह हो गए हैं, जो उसकी सीढ़ियाँ हैं वो तबाह हैं। अगर हम बात करें जो कि लिफ्ट्स लगाई गई थी वो अब तक फंक्शनल नहीं है, सिर्फ बसें आ गई हैं। जदीद बसें अधूरे प्रोजेक्ट पे चलेंगी। जो अधूरा प्रोजेक्ट है जिसको कैपरी सैनमा तक पहुंचना था, उसका ट्रैक जो है वो आधा खुदा हुआ है, खुदाई हुई है, कई जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, लेकिन नुमाइश चौरंगी तक इसका प्रोजेक्ट का आज बाकायदा इफ्तिताह कर देंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, जो कि अधूरा प्रोजेक्ट है। हमारी जो शहरियों से बात हुई है, शहरियों का कहना है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन 3 साल के बाद कुछ तो ट्रांसपोर्ट सहूलत शहरियों को मिलेगी, जो कि एक जदीद सहूलत कही जा रही है। बसें जो है बिल्कुल जदीद बसें हैं, लेकिन जो ट्रैक की सूरत हाल है, लगता यूँ है कि इस ट्रैक को जल्द से जल्दबाजी में इफ्तिताह करके इस प्रोजेक्ट को तबाही के तहाने पर पहुंचाया गया है। जी ठीक है, हरमीत का जरा रुख कर। हाँ हरमीत,
अच्छा तलहा, जिस तरह आप बात करें कि कई सारे मसाइल का भी इसको सामने इस प्रोजेक्ट को, और बात चल रही है कि नून लीग तो अपना क्रेडिट ले रही है, और रूस साहब ने जिस तरह जिक्र किया कि अब उनका खून भी शामिल हो चुका है, भले ही 2-3 ड्रॉप गिरे हों। अच्छा ये बताइए कि किराया जो है सबसे बड़ा मसला ये होता है एक मुसाफिर के लिए, क्योंकि वो ये भी पूछता रहता है, कई बसों में हम कराची में मैंने भी सफर किया है तो उस वक्त तो बड़ा कम ही होता था, लेकिन अब अगर आप देखें तो 10-20 इस तरह का होगा। तो ऐसे में क्या लगता है कि किराया कितना रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो किराया था वो तकरीबन 20 था, फिर अचानक 30 हो गया। तो ऐसे में कराची में जो मेट्रो बसें चलेंगी, ग्रीन बसें जो होंगी, इसमें किराया के क्या इन्होंने रखा है हुकूमत की जानिब से? जी मैंने आपको बताया अरमित के क्रेडिट की जंग चल रही है, तो इसी क्रेडिट लेने के लिए इब्तदाई तौर पे तो जो प्रोजेक्ट में फेयर रखा गया है वो 2 किलोमीटर के लिए 20 रुपये रखा गया है, जिसमें 2 किलोमीटर जो सफ़र करेगा उसको 20 रुपये पे करने होंगे। उसके बाद हर किलोमीटर में 5 रुपये का इजाफा कर दिया जाएगा। लेकिन जो 24 किलोमीटर का तवील ट्रैक है, अगर पहले स्टेशन से आखिरी स्टेशन तक आते हैं तो 55 रुपये जो है वो फेयर रखा गया है। लेकिन जो हमारी कल बात हुई है, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका कहना है कि 55 रुपये में जो है वो मुमकिन नहीं है इस प्रोजेक्ट को ज़्यादा अरसे तक चलाने के लिए। मुमकिन नहीं हो सकेगा कि 55 रुपये में इसको चलाया जा सके। इसमें जो है वो तमाम जो है वो सहूलियात, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी खुसूसन है, उसके बिल्स हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हैं, उनकी मेंटेनेंस है बसों की, इसमें जो है वो 55 रुपये में मुमकिन नहीं है कि हम इसको कंटिन्यू कर सकें। यकीनन आजमाइशी तौर पे जो है वो 15 दिन के लिए इसको चलाया जा रहा है। जो इसकी खामियां हैं उनको देखा जाएगा, जो कमी है उनको देखा जाएगा, और उसके बाद 25 दिसंबर को बताया जा रहा है कि बाकायदा इसको आवाम के लिए खोल दिया जाएगा, प्रोजेक्ट को आगाज़ हो जाएगा आवाम के लिए। लेकिन इससे पहले 15 दिन को जो है वो वज़ीर-ए-आज़म आज इफ्तिताह करेंगे। उसके बावजूद 3 साल के डिले हुआ है, 3 साल डिले होने के बावजूद 15 दिन तक इसको आजमाइशी तौर पर चलाया जाएगा। उसके बाद 25 दिसंबर से इसको जो है फंक्शनल किया जाएगा आवाम के लिए। लेकिन इसमें ये इब्तदाई किराया रखा गया है। किराए में मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है कि जैसे ही बसें चलती हैं उसके 1 महीने बाद दोबारा से किरायों में इजाफा कर दिया जाएगा। अच्छा तलहा, इस हवाले से भी जानना चाहेंगे, अगर हम लाहौर को देखें, यहाँ पर ऑरेंज ट्रेन भी है, मेट्रो भी है, किराए जितने भी हैं, बट साथ हुकूमत की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है। इस मंसूबे के लिए जो हम ग्रीन लाइन की बात कर रहे हैं, किसी भी किस्म की सब्सिडी का ऐलान किया क्या है अभी इनिशियली? नहीं, अभी तक तो जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म से जो है वो ये ऐलान नहीं हुआ है कि सब्सिडाइज़ किया जाएगा इसके फेयर को, या जो है वो हुकूमत इसमें पार्टिसिपेट करेगी। लेकिन प्राइवेट कंपनी है जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो इसको देखेगी और वही फैसले करेगी कि किस तरीके से इसके फेयर को कम करना है या ज़्यादा करना है। उसके बाद ही ये फैसला होगा कि फेयर यही रहता है या इससे मज़ीद जो है वो इजाफा होता है। उसकी तमाम मेंटेनेंस भी जो है वो प्राइवेट कंपनी ही देखेगी और वही तमाम तर फैसले करेगी। तलहा ये बताओ कि ये बुनियादी तौर पे होना तो ये चाहिए था कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है सिंध की, वो इस मंसूबे को शुरू करती या वो इस ऐसे मंसूबे शुरू करती। उन्होंने भी ऐलान किया हुआ है कुछ मंसूबों का, ऑरेंज लाइन ट्रेन का शायद मतलब उनका मंसूबा है। तो आप ये बताइए कि उसकी क्या पेशरफ्त है, उसमें कोई डेवलपमेंट हुई है? सूबाई हुकूमत इस बारे में क्या कह रही है? जी बिल्कुल, सूबाई हुकूमत की जानिब से जो है वो एक इल्ज़ाम सामने आया है कि वफाकी हुकूमत को उन्होंने रेड लाइन बस के लिए जो है वो बसेस की पेमेंट कर दी है, लेकिन जो है वो बसेस अब तक जो है वो वफाक नहीं ला सका है। उसकी वजह से जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है रेड लाइन बस सर्विस का, वो जो है वो इल्तवा का शिकार है। बताया कल औसत उमर की जानिब से भी बताया गया कि हमें 1.5 माह हुए हैं पेमेंट्स जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से मिले हुए, जिसका टेंडर हमने दे दिया है। मुमकिन तौर पे 1 माह में वो जो रेड लाइन की बसें हैं उनमें 250 बसेस आनी है, उसमें इब्तदाई तौर पे 40 बसें जो है वो कराची पहुंच जाएंगी। असद उमर ने कल ये दावा किया है कि 1 माह में पहुंच जाएंगी, लेकिन इसका जिम्मेदार प्रोविंशियल गवर्नमेंट अभी जो है वो वफाकी हुकूमत को करार दे रही है, और वफाकी हुकूमत ये कहती है कि इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ करना नहीं चाहती। लेकिन जो ऑरेंज लाइन बस का प्रोजेक्ट है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, एक रेड लाइन का है, एक ब्लू लाइन का है। जो हमारी बात हुई है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जराये से, उनका कहना है कि मुमकिन तौर पे आने वाले 3 माह के दौरान जो है वो बस जो रेड लाइन बसेस है वो 200 बसें कराची आ जाएंगी, जो कि औरंगी टाउन शारा पाकिस्तान से आके उसका जो है वो कनेक्ट होंगी ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट से, और उनका आखिरी स्टेशन नुमाइश ही होगा। लेकिन उसके जो ट्रैक हैं उनके बारे में बताइए कि उनके कोई ट्रैक बने हुए हैं कि नहीं बने हुए? जैसे इस ट्रैक के बारे में आप बता रहे हैं कि ये ट्रैक मुकम्मल नहीं है, तो जो रेड लाइन हो गया, ऑरेंज लाइन हो गया, ब्लू लाइन हो गया, क्या उनके ट्रैक के ऊपर कोई काम हुआ है या बिल्कुल अभी कुछ भी नहीं है?
बिल्कुल इसमें एक प्रोजेक्ट है ऑरेंज लाइन, जो कि औरंगी टाउन से आके नाजमाबाद पे ग्रीन लाइन के ट्रैक से कनेक्ट होता है और उसके बाद नुमाइश औरंगी पे वो आखिर इख्तिताम पजीर होता है। औरंगी टाउन का तकरीबन 80% जो ट्रैक है वो कंप्लीट हो चुका है, जबकि रेड लाइन जो कि शार पाकिस्तान से आनी है उसके अभी तक जो है ट्रैक का जो है वो कोई नामो निशान नहीं है, या दूर दूर तक दिखता नहीं है कि उसके लिए ट्रैक के लिए क्या फैसला किया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से ऐलान ज़रूर किया गया है कि कोरंगी से एक बस चलाई जाएगी ब्लू लाइन, एक शारा पाकिस्तान पे जो कि सुराबकोट से नुमाइश औरंगी पहुंचेगी, उसका ऐलान जरूर किया गया है, लेकिन उसका ट्रैक कहीं नजर नहीं आते। जो औरंगी टाउन से ऑरेंज लाइन चल रही है वो जरूर उसका ट्रैक। ओके हरमीत, आप सवाल पूछ लें। जी जी तला, अगर हम देखें तो कराची बहुत बड़ा शहर है, फिर वहां पे सवारियों की अगर बात करें बसें वैसे भर भर के जाती हैं, तो ऐसे में ये जो ग्रीन लाइन बस है इसमें सवारियों की कितनी गुंजाइश हो सकती है? जी मैं आपको बता चलूं कि 80 बसें जो है वो इब्तदाई तौर पर चलाई गई हैं। एक बस में जो कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी, वो है 44 अफराद की। उस 44 अफराद में लेकिन जो पीक आवर्स है उसमें कल बताया गया है असद उमर की जानिब से, गवर्नर सिंह की जानिब से, कि 140 अफराद जो है वो उसमें मुसाफिर जो है वो सफ़र कर सकते हैं एक वक्त में एक बस में, जिसमें हैंडल्स है, हैंडलिंग है खड़े होने की, और खड़े होकर जो है सफ़र कर सकते हैं। 44 अफराद जो है सीटिंग कर सकते हैं इसमें। इसी तरह मैं बस के हवाले से पता चलूँ कि बस में ख़वातीन और माजूरों के लिए अलग से सीटिंग एरिया रखा गया है, जिसमें आगे इब्तदाई जो हिस्सा है उसमें जो है वो ख़वातीन के लिए, बीच का हिस्सा जो है वो फैमिलीज के लिए, जबकि आखिर का बस का हिस्सा जो है वो मर्द हज़रात के लिए रखा गया है। ओके, थैंक यू सो मच तलहा, आपने हमें तमाम तर इसकी डिटेल्स बताई। मैं ख्याल में अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल कर लें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपने शो में डिस्कस करते रहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, टैलेंट बहुत ज़्यादा है। हमारे यंगस्टर्स, हमारे इमर्जिंग स्टार्स, हमारे नौजवान मुख्तलिफ शोबों में अपने टैलेंट्स दिखाकर ऑब्वियसली पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा रोशन कर रहे हैं। सो अभी हम जिक्र करेंगे पाकिस्तानी वीडियो गेमर अरसलान ऐश का, जिन्होंने एक टाइटल अपने नाम किया है, बल्कि एक और टाइटल अपने नाम किया है। ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, इसलिए कि ये तो इनको जीतने की आदत पड़ गई है, जीतने की आदत पड़ गई है। और अमेरिका के शहर फ्लोरिडा का यहाँ पर जिक्र करेंगे, जहाँ पर CEO 2021 मुकाबले का इनेकाद किया गया और अरसलान का मुकाबला अमेरिका के कुछ सरकर्दा प्लेयर्स के साथ था। और इस मुकाबले में वीडियो गेम टेकन 7 के फाइनल में जॉर्जिया के प्रोफेशनल गेमर को इन्होंने हराया है। और इससे पहले अरसलान ऐश 2 मरतबा EVO मुकाबले जीतने का भी एजाज अपने नाम कर चुके हैं। सो अरसलान ऐश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ई स्पोर्ट्स चैंपियन है, इसके साथ साथ पाकिस्तानी वीडियो गेमर हैं। अरसलान, थैंक यू सो मच for joining us on Good Morning Public. Congratulations and we are so proud of you. Thank you so much. Thank you for having me. ठीक, तो अरसलान जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन मिली आप कल ही पाकिस्तान पहुंचे हैं और मेरे ख्याल में हर कोई अभी आपके पीछे होगा कि प्लीज हमें इंटरव्यू दे दें। सो हमारे लिए ये एजाज है कि अरसलान ने सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है। सो अरसलान ये बताएं, ये जो मुकाबले थे CEO मुकाबले, इस हवाले से जानना चाहेंगे कितने ममालिक के पार्टिसिपेंट्स उसमें शरीक थे, प्लस जो फतह, जो टाइटल आपने अपने नाम किया, इसके हवाले से भी जानना चाहेंगे। जी ये CEO ये इस साल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था दुनिया का, FGC का, फाइटिंग गेम कम्युनिटी का। तो इसके अंदर पूरे दुनिया भर से लोग आए हुए थे, जापान से, कोरिया से, USA से, यूरोप से काफ़ी लोग आए हुए थे। और इसके अंदर 500 प्लस लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिस गेम के अंदर मैंने कम्पीट किया था। तो 500 प्लस लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर। और ये मुकाबला इस साल का सबसे बड़ा मुकाबला था जो मैं जीता हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ फिलहाल। अच्छा, बहुत खुश हो, हम भी बड़े खुश हैं आपके लिए, हम भी बहुत खुश हैं आपके लिए। लेकिन ये बताओ कि कितने घंटे इस गेमिंग की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है पहले इस मुकाबले को जीतने के लिए? लोग बहुत सारे होते हैं गेमिंग में और मैं ये देखता हूँ कि बिल्कुल मदहोश हुए होते हैं, तो आप भी मदहोश हुए होते हो बिल्कुल गेमिंग में, जिसकी वजह से ये जीतते हो। नहीं, एक टाइम था जब मैं छोटा था, जब मैं 16-17 साल का था, तब तो मैं 12-12 घंटे खेला करता था। तब पता नहीं था खाने पीने का, किसी चीज़ का भी। लेकिन वो एक वक्त था जब आपको पता नहीं, अवेयरनेस कोई बताने वाला नहीं होता उस टाइम पे। लेकिन अब जब पता लगा खेल खेल के, तो अब 7-8 घंटे से ज़्यादा नहीं खेलेगा ये गेम आपको एक दिन के अंदर। और मैं भी प्रैक्टिस 7-8 घंटे ही करता हूँ टूर्नामेंट से पहले। इससे ज़्यादा आपका
एक लेवल तक आपका जहन चलता है, फिर आप एक चीज़ रिपीट करना पड़ता तो आप वो प्रोडक्टिव चीज़ नहीं करते हो। तो 6-7 घंटे तक ही खेलना चाहिए। जितने गेमर्स हैं जो लोग सुन रहे हैं, तो मैं भी 6-7 घंटे खेलता हूँ। ठीक है, यानी कि 6-7 घंटे इनफ है। हरमीत, अच्छा। आपका सवाल। अच्छा, वैसे अरसलान, उमूमन हम देखते हैं कि कम एज में ये होता है कि वालिदैन की जानिब से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि बच्चों तालीम पे ज़्यादा फोकस करो, एजुकेशन और किताबें पढ़ो, और आपने कहा कि मैं ज़्यादा टाइम जो है वीडियो गेम पे लगाता था, तो ऐसे में डांट टपट पड़ती थी? जी, ऐसा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मैं जब सारे घर वालों की एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या इस तरह का मतलब कामयाब हो जाए, वो कामयाबी को वो पेरेंट्स आजकल या हर कोई पेरेंट डॉक्टर, इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस तरह से उन्हें लगता है कि ऐसा कोई बंदा बनेगा तो कामयाब उसे कहते हैं। तो अभी जब मैं छोटा था तो मुझे बहुत मार पड़ती थी। मुझे शायद सबसे ज़्यादा मार मेरी फैमिली में पड़ी है। मैं बहुत बदनाम था और मेरी फैमिली बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। और जी, तो मुझे बहुत मतलब कहीं शादी में जाना है, कहीं जाना है किसी रिश्तेदार के घर, तो सारे बंदे फंक्शन अटेंड कर रहे थे, तो मैं वहाँ पे गेमों में गया होता था, मोहल्ले में गेमें ढूंढ के। तो मैं इतना क्रेज था मुझे गेमिंग। जबरदस्त हो गया अरसलान, आपकी विनिंग मोमेंट हमारे पास हमने महफूज करके रखी हुई है, जो अभी हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे। पहले चलकर ये देखते हैं, फिर अरसलान से मजीद भी बातें हमने करनी है। It's all working out. He has a huge life lead here. Anakin looking really good, but the wing punish. So good. It was down 4-2, Pete, down 4-2. Arslan now only a little bit behind. Catches the 1-2 counter it. This is big time, but no wall this time. He's going to put him in range, though. I don't think so. No, he kept him out. He didn't go for the max damage. Tuto, get off. Squid punch. Now he's in range. Anakin. Oh, Chance what is here. he doing? Yeah, I don't know. No, the last pixel. And Arslan Ash is going to do it. Arslan Ash is the CEO 2021 champion. Faye Khan on the stage, and of course Anakin, you got to give it up. Second place, an amazing battle between these two stars of the Tekken scene. बड़े खुश आप दिखाई दे रहे हैं और खुश होना बनता भी है इस मौके पर। अच्छा अरसलान, ये बताएं कि पहले जिस तरह से आपने कहा घर वाले बहुत डांटते थे और सबसे ज्यादा डांट भी आपको पड़ी, बदनाम भी सबसे ज्यादा आप ही थे, अब क्या कहते हैं जीतने के बाद? और ये पहला एजाज नहीं, इससे पहले भी मुख्तलिफ टाइटल्स जो हैं वो आप जीत चुके हैं, अपने नाम कर चुके हैं, अब घर वाले क्या कहते हैं? अब मम्मा मेरी लोगों को दिखा रही होती हैं कि ये मेरा बेटा है, वो फख्र करती हैं पूरे मोहल्ले में, अब बता रही होती हैं फख्र से कि ये मेरा बेटा है, और इस तरह का मतलब सारा उल्टा हो गया है, मतलब अपसाइड डाउन हो गया सारी चीज़, अब सब उल्टा चल रहा है। अरसलान, कल को आपकी शादी होनी है, खेल की नहीं रहे, पूछते हैं मुझसे कल को आपकी शादी होनी है, रिश्ते के लिए जब कोई आएगा और पूछेगा कि ये लड़का करता क्या है, तो वहाँ कहेगी कि लड़का गेम खेलता है, तो वो किस तरह से शादी होगी? मेरी एंगेजमेंट हुई है। अरे लड़कियों के दिल टूट गए। प्राउड फील करते हैं मेरे पे। अच्छा, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ पर बहुत प्राउड फील करते हैं। हाँ, नॉर्मली हमारे यहाँ पर ये रुझान है ना, पहले लड़कों को इतनी लिफ्ट नहीं लड़की करवा रही होती, बट होता ये है कि वो जब किसी मकाम पर पहुंच जाते हैं, कुछ टाइटल अपने नाम कर लिया, कुछ ना कुछ मतलब जीत लिया, और वो लोगों की जब नजरों में आ जाते हैं, लड़कियां बहुत पीछे होती हैं। सो इस वक्त जितनी भी लड़कियां हमें देख रही हैं, उनका दिल तो आपने यहाँ पे ही तोड़ दिया। बट एनीवेज, ये बताएं, ये टाइटल तो आपने अपने नाम किया और आप बहुत ज़बरदस्त प्लेयर भी हैं, पाकिस्तानी वीडियो गेम आप खेलते हैं और हमारी तरफ से रिप्रेजेंट भी करते हैं इंटरनेशनली। बट ये बताएं, इस तरह की गेम्स के लिए, वीडियो गेम्स के लिए स्किल्स क्या क्या चाहिए? तो हर चीज़ के लिए आपके स्किल्स होते हैं ना, इसके लिए क्या स्किल्स चाहिए? सबसे बड़ा जो स्किल है वो ये है कि पैशन। आपको कुछ भी बनना है, आपने कुछ भी दुनिया में करना है, आपको फिटनेस पसंद है, कुछ भी, आपको पैशन होना चाहिए उस चीज़ का। पैशन अगर है तो आप वो चीज़ कर सकते हो, और क्योंकि पैशन के साथ सोर्सेज भी चाहिए आपको, फिर घर वालों की सपोर्ट भी चाहिए, और फिर कोई ऐसा स्ट्रक्चर भी होना चाहिए आपके मुल्क के अंदर जिसके आप जो मतलब कोई एक बॉडी होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, जो आपको पता हो कि आप टूर्नामेंट जीत रहे हो तो आपको स्पोर्ट मिलेगी आगे। तो फिलहाल हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, काफ़ी तरक्की आई पाकिस्तान के अंदर, बहुत से ई स्पोर्ट्स को लेके काफ़ी लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, तो इंशाल्लाह। अच्छा अरसलान, एक और चीज़ आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगी, बिकॉज कोई भी इंडिविजुअल जब कोई भी शोबा सिलेक्ट करता है, सो उसके मुख्तलिफ फेजेस होते हैं, मुख्तलिफ मरहले होते हैं। डॉक्टर्स को ले लें, पहले हाउस जॉब की, फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन, और फिर चीज़ें आगे आगे चलती रहती हैं, प्रमोट होते रहते हैं, और मतलब जर्नी गोज ऑन। आप ये बताएं, अभी आपने ये चैम्पियनशिप जीती है, टाइटल अपने नाम किया है, इसका आगे स्कोप क्या है? आपके लिए स्कोप क्या है? आगे जाके आप इसके बाद क्या क्या कर सकते हैं?
जिस तरह के भी मैंने जब पहला मैं चैम्पियनशिप जीती थी मैंने 2019 में, तब मुझे कोई नहीं जानता था पाकिस्तान के अंदर। तब मुझे रेड बुल पाकिस्तान ने अप्रोच किया था और मैं पाकिस्तान का पहला ई स्पोर्ट्स एथलीट हूँ। पाकिस्तान के अंदर अभी तक कोई भी ई स्पोर्ट एथलीट नहीं बना और कोई स्पॉन्सर्ड प्लेयर नहीं है, तो रेड बुल ने मुझे अप्रोच किया और उसके बाद मुझे इंटरनेशनल कंपनी फेड मुझे रिप्रेजेंट करी है, मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं स्पॉन्सर प्लेयर हूँ फेड का। तो आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। सबसे पहले आपको जब आप एक चैम्पियन बन जाते हैं, आपको जो गेमिंग टीम्स हैं, ई स्पोर्ट्स की टीम आपको वो अप्रोच करती हैं, आपको मंथली स्टाइपेंड देती हैं, अच्छा पे करती हैं आपको, जिस और फिर रेड बुल जैसे कंपनीज आपको सपोर्ट करती हैं। फिर इस तरह से एक आप फिर जब आपको कंपनी सपोर्ट करती है फिर आप उनको रिप्रेजेंट करते हो मुल्कों में जाके, इस तरह के आप। अच्छा वैसे पाजी अगर हम देखें पाजी एक चीज और चीज, हाँ जब आप खेल रहे थे बहुत बड़े मुख्तलिफ ममालिक के लोग भी उसमें होते हैं, तो ऐसे में आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज, कौन से मुल्क के खिलाड़ी ने ज्यादा आपको चैलेंज किया कि भैया इससे तो लड़के बड़ा मुश्किल है खेलना ही है, तो ऐसे में टफ टाइम किस ये जब आपने ग्रैंड फाइनल देखा था मेरा विनिंग मोमेंट थी, तो ये यूएसए का एक प्लेयर है एनाकिन, वो भी रेड बुल एथलीट है, मैं भी रेड बुल एथलीट हूँ वो भी, तो उसी ने ग्रैंड फाइनल के अंदर मुझे बहुत टफ टाइम दिया और जो मेरी वो विनिंग मोमेंट जो निकली थी मेरे अंदर से, मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था और बहुत ही एक्साइटेड हो गया था मैं जीतने के लिए, तो उसी ने सबसे ज़्यादा मुझे टफ टाइम दिया था एनाकिन ने, अमेरिकन प्लेयर है। अच्छा अरसलान ये बताओ, लोग जो देख रहे हैं महीने की कितनी आमदन हो जाती है, जीत के कितना इनाम मिला था, लोग इस तरफ अट्रैक्ट हों तो? मेरा केस में थोड़ा अलग है, इतने मिलते ज्यादा नहीं बताना, स्माइल ऐसे लग रहा है कि मैं वाले आ जाएंगे, $5,000 था, खौफ में मुब्तला है ना। ठीक है नहीं ऐसा नहीं होता, कुछ भी बताना नहीं है जी। अच्छा मेरा $5,000 इनाम था इसका और जी। ओके अच्छा लास्ट क्वेश्चन और आपका उस पर क्विक आंसर चाहूंगी, ई स्पोर्ट्स का क्या स्कोप आप देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में? इस वक्त पाकिस्तान में आज से 2 साल पहले की बात करूं तो काफ़ी अच्छा हो गया, काफ़ी इंडस्ट्री कंपनीज है जो कि इसके अंदर आ गए, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, फवाद चौधरी ने भी काफ़ी टूर्नामेंट करवाने के मतलब उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया कि वो इस फील्ड के अंदर आएंगे और इसको प्रमोट करेंगे, और मैंने खुद भी पर्सनली अपनी एक टीम बनाई है पाकिस्तान। अभी काम हो रहा है और आगे जाके इसका स्कोप जो है वो बेहतर भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच अरसलान टीम, वी आर ऑल सेंडिंग बेस्ट विशेस योर वे, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा कामयाब करे। अभी हम एक ब्रेक शामिल करनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, हम बच्चों के जो मुख्तलिफ मसाइल हैं उन पर अक्सर रोशनी डालते रहते हैं। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा बच्चों की तादाद ऐसी है जिनकी उम्र तो स्कूल जाने की है बट वो स्कूल नहीं जा रहे। तकरीबन रऊफ साहब हमने पहले भी डिस्कस किया, 2.25 करोड़ के करीब बच्चे ऐसे हैं ये रजिस्टर्ड तकरीबन जिनकी उम्र स्कूल जाने की है बट वो स्कूल नहीं जा रहे, और इसमें से तकरीबन 1 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी मजदूरी या मुशक्कत वाले एलिमेंट में देखे जा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं या मुशक्कत कर रहे हैं। एक तो हमारी स्टोरी का ये एंगल है कि जनाब इन बच्चों के लिए किया क्या जाना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ दिनों पहले हमने देखा KPK में एक बच्चा जिसका नाम उबैदुल्लाह, 9 साल इसकी उम्र, इसकी एक पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें देखा गया कि बच्चा इंतहाई सर्दी में ठिठुर रहा था, जिसके बाद इस बच्चे को पनाहगाह में शिफ्ट कर दिया गया और अब 18 साल की उम्र तक इस बच्चे की सरपरस्ती यहाँ पर की जाएगी। 2 पहलू हैं हमारी स्टोरी के, इसको हम आगे चलकर डिस्कस भी करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाती चलूं। आमना आफ्ताब, चेयरपर्सन मस्कन और चेयरपर्सन सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच आमना, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। और इसके साथ साथ सैयद मजहर अली शाह साहब, डायरेक्टर जमंग कोर, ये भी हमें शो में ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच सर एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सबसे पहले आमना आपका रुख करूंगी, ओवरऑल अगर हम इस वक्त पाकिस्तानी बच्चों की बात करें जिनके पास घर नहीं है या जो मुशक्कत कर रहे हैं या स्कूल नहीं जा रहे, ये चीजें हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं। रोजाना अगर डेली बेसिस पर देखें बच्चों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। आप खुद भी एक सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच है, क्या करें हम इन बच्चों के? सबसे पहले ना समझने की ये बात ज़रूरी है कि जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं एक्चुअली वो एक दे आर गेटिंग टूवर्ड्स क्रिमिनल माइंड, क्योंकि आप देखें कि उनकी परवरिश सोसाइटी ने लोग नहीं कर रहे, उनकी परवरिश एक सोसाइटी एक वो धुतकारा हुआ, यानी कि जब वो किसी स्ट्रीट चिल्ड्रन कहीं जाते हैं तो उनको धुतकारा जाता है, उनके
के साथ एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। जब बचपन से वो बच्चा उस माइंडसेट के साथ बड़ा हो रहा है तो एक्चुअली आप एक क्रिमिनल माइंड को बना रहे हैं बच्चों के साथ, जिनके साथ आप अगर काम नहीं करेंगे इस छोटी उम्र में, इस इनोसेंस की एज में, तो वो एक माशरे का एक बुरा चेहरा बन के सामने आने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है कि उन बच्चों को हम ऐसे शेल्टर होम्स प्रोवाइड करें, ऐसे सिस्टम डेवलप करें जिसमें उनको हम प्रॉपर प्रोटेक्शन, केयर और उनकी सारी ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मदर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मदर। हेलो मदर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये फरमाइए कि इस तरह के बच्चे जो स्ट्रीट किड्स हैं, जब ये बाहर फिर रहे हैं और इनको मस्कन अगर प्रोवाइड नहीं किया जाता, एक तो मस्कन में इस तरह के कितने बच्चे होते हैं, कितने बच्चों को प्रोटेक्शन मिल जाती है और कितने ज्यादा हैं जो प्रोटेक्शन के बगैर बैठे हुए हैं? आप मुझसे मुखातिब हैं जी? यस सर, बिल्कुल आपसे सवाल है। अच्छा, चूंकि मैं एज ए डायरेक्टर ज़मून कोर खैबर पख्तूनख्वा मैं बात करूंगा केपी के हवाले से। हमारे पास भी यूनिसेफ की एक सर्वे के मुताबिक 1.5 मिलियन बच्चों की तादाद बताई जाती है कि जो कि वल्नरेबल हैं और स्ट्रीट्स पे हैं। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, ये प्रीवियस गवर्नमेंट की एक जबरदस्त फ्लैगशिप प्रोग्राम था इन बच्चों के लिए। उन्होंने एक आइडिया फ्लोट किया कि हम इनके लिए भी एक प्रोग्राम लॉन्च करें जिसमें इन बच्चों को आइडेंटिफाई करके मुख्तलिफ तरीकों से, जिनके लिए फिर प्रोटोकॉल वज़ा किया गया है कि बच्चों को हम ले आए अपने इस ज़मून कोर में, जो कि एक बेहतरीन इदारा है जिसमें उनको फॉर्मल स्कूलिंग के साथ साथ बोर्डिंग, लॉजिंग, हॉस्टलिंग का भी और टेक्निकल एजुकेशन का भी ख्याल रखते हुए 18 साल तक उनको एक फुल पैकेज दे के आके इंसान को, मतलब एक तैयार इंसान बना के मार्केट की तरफ भेजें। इस आइडिया के साथ ज़मून कोर को एस्टेब्लिश किया गया है। और आज मेरे पास, अगर आज की बात करूं तो 625 बच्चे यहाँ पे रिजाइड कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं आपसे यहाँ पर एक और अहम सवाल ये भी करना चाहूंगी। कुछ रोज पहले सोशल मीडिया पर ये खबर आई और बच्चे की पिक्चर वायरल हुई जिसमें बच्चा जो था वो सख्त सर्दी में ठिठुर रहा था। उसके बाद उसको शेल्टर होम शिफ्ट कर दिया गया। बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनकी जानिब से रेजिस्टेंस भी सामने आ रही थी कि ऐसे हजारों बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं, तो सिर्फ एक ये बच्चा क्यों? क्रिटिसिज्म जो सोशल मीडिया पर हम देखते रहे हैं वो ये था कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया जाता और हमारे यहाँ पर हमदर्दियां लेने के लिए या कुछ ना कुछ करवाने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल होना क्यों जरूरी है? सर, इस हवाले से भी बताएं ना। इसका मैं जवाब कुछ यूं दूंगा कि यहाँ पे तो ज़ाहिर एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए एक इदारा काम करता है। मेरे पास एज ए डायरेक्टर ज़मून कोर ऐसा कोई इख्तियार नहीं होता कि मैं जाके गली में किसी भी बच्चे को उठा के ज़मून कोर में एडमिट कर दूं। ये कानून में चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट 2010 केपी का जो है, इसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि बच्चों को लाने का भी एक प्रोटोकॉल सिस्टम है। यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर, जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का नुमाइंदा होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जो कि उसके साथ साथ एक दूसरा दफ्तर चलाता है, इन दो बंदों को लीगली एम्पावर किया गया है कि वो बच्चों को सर्वे कर ले। यानी महलों में जाएं, गलियों में जाएं, सोसाइटीज बनाएं, क्लब्स बनाएं, पुलिस की असिस्टेंस लें और जहां जहां उनको वल्नरेबल बच्चा मिले उसको डायरेक्ट कोर्ट के जरिए हमारी कस्टडी में ले आए, हम उसकी फिर सारी ग्रूमिंग कर लें। या ये दूसरा तरीकेकार ये है कि जहां जहां पेरेंट्स या गार्डियन विलिंग हों कि वो अपने बच्चों को चूंकि अफोर्ड नहीं कर सकते उनके अखराजात, तो वो खुद करते हैं, कहते हैं, हमें अप्रोच करते हैं कि मैं ये बच्चा अपना आपके हवाले करना चाहता हूं, आप इसको रख लें। तो यहाँ पे वो फैक्टर आ जाता है कि कोई जबरदस्ती हो नहीं सकती। लेकिन ये जो स्पेसिफिक केस था उबैद का, ये एक बहुत सबको सेंसिटाइज किया, किसी ने पिक्चर वायरल कर दी। बच्चा मेरे साथ ही बैठा हुआ है, वो एडमिट करता है कि वो सेल करता था, यानी वो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व था या उसको फैमिली की कंसेंट के जरिए, फैमिली की कंसेंट शामिल थी, जाहिर है वो माँ ने भी एडमिट किया कि वो हर शाम को 400-500 रुपए कमा के लाता था। उनकी अपनी शायद कोई मजबूरियां होंगी तो ये बच्चा जाता था, बीआरटी बस में बैठता था स्टेशन में, और सर्दी में उसकी एक तस्वीर वायरल हुई तो जाहिर है पूरा मुआशरा फिर जाग उठा। ये तो हमारा यानी कि यही बात कि मुआशरे को जगाने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल होना जरूरी है। सर, आपने बहुत ज्यादा तफसीलात हमारे साथ शेयर भी कर ली। हरमीत, आप आमना से कोई सवाल पूछना चाहेंगे? जी आमना, अगर हम देखें इसमें बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद स्कूल से बाहर है और सबसे बड़ा मसला जब हम ट्रैफिक लाइट से गुजरते हैं, सिग्नल क्रॉस करते हैं तो बहुत बच्चे बहुत बड़ी तादाद में आ जाते हैं। ऐसे में इन बच्चों के
की प्रॉब्लम नहीं होती, इनके वालिदैन को कायल करना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ऐसे में क्या कोई काम हो रहा है आपकी जानिब क्विक से? आंसर आमना। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। ये पेरेंट्स का जो एक पूरा माइंड सेट है, असल में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको इस वक्त भूख की जरूरत है, यानी कि भूख उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम स्कूल्स में और हम इनको खाना प्रोवाइड करना शुरू कर दें, इनको हम थोड़ी सी फैसिलिटेशन शुरू कर दें, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें एड्रेस हो सकती हैं। इसके लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने बड़ा जबरदस्त एक इदारा कायम किया, और जैसे केपीके में भी अभी हम सुन रहे थे कि वहां पे उनका बड़ा जबरदस्त काम चल रहा है। तो इस तरह के इदारे काम करना जब ये शुरू कर देंगे प्रॉपर्ली एक सिस्टम के तहत, तो डेफिनेटली इससे बहुत ज्यादा अच्छा एक माशरा तैयार होगा। प्लस जो एनजीओज हैं जो ब्रिजिंग का काम कर सकती हैं, उनको भी इसमें आगे बढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसमें ये बताइए कि सबसे बड़ी बात यही है कि जब वालिदैन साथ में शामिल हो जाते हैं, जैसे ये ज़बनकोर के बाद हवाले से इन्होंने मतलब बताया कि वो बच्चा कमा के ला रहा है, तो वालिदैन भी मतलब उसमें रुकावट नहीं बन रहे हो, तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? एक तो वालिदैन ने बच्चे पैदा कर दिए 10-12, उनको फेंक दिया गलियों में, सड़कों पे, तो वो वहाँ क्या किया जाए? मतलब ये जी हमें एज ए सोसाइटी पूरा ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। बेसिकली वो उनको क्यों कमाने के लिए भेज रहे, क्योंकि खाने का प्रॉब्लम है। एक रिसर्च हुई थी कुछ अर्सा पहले इंडिया में, उन्होंने स्कूल्स में खाना प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था, जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, तो उससे बच्चों की तादाद बहुत बढ़ गई थी। पेरेंट्स ने भेजना शुरू कर दिया था कि चलो एटलीस्ट हमारे बच्चे एक वक्त का खाना खा के दूध का ग्लास पी के घर आएंगे। अगर हम इस तरह के सिस्टम्स, इस तरह के हम देखेंगे रूट कॉज क्या है, अगर हम उसको एड्रेस करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली ये चीजें बेहतर होना शुरू हो बिल्कुल जाएंगी। ठीक है, रूट कॉज को एड्रेस करने की जरूरत है ताकि चीजों में बेहतरी लाई जा सके, सिस्टम में बेहतरी लाई जा सके। थैंक यू सो मच आमना, थैंक यू सर साहब, आपने हमें शो में ज्वाइन किया।